चाय की दुकान से 7 रेस कोर्स रोड तक का सफर तय कर नरेंद्र मोदी इतिहास लिख चुके हैं। मोदी कितने कद्दावर नेता हैं ये पूरा देश जानता है, लेकिन मोदी की शख्सियत कैसी है, एक इंसान के रूप में मोदी का स्वभाव कैसा है, वो जब मंच पर नहीं होते, महफिल में होते हैं, तब उनका कैसा अंदाज होता है। नरेंद्र मोदी की जिंदगी की पूरी कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, वो भी खुद नरेंद्र मोदी की जुबानी। ये साबरमती के तट से मां गंगा के पवित्र घाट तक पहुंचने का सफर है। मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। गांधीनगर से दिल्ली के राज दरबार तक पहुंचने का सफर है। ये संघर्ष की आग में तपकर कुंदन हो जाने का सफर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी की कहानी संघर्ष की मुकम्मल दास्तान है। संघर्ष के आगे जीत की कहानी है। जब मौका मिलता है तब बड़ी तबीयत से नरेंद्र मोदी सुनाते हैं अपनी ये कहानी। ये भी बताते हैं कि कब उनके आदर्श हनुमान जी हो जाते हैं और कब स्वामी विवेकानंद। मुझ पर जो प्रभाव पैदा हुआ वो स्वामी विवेकानंद जी का हुआ। मैं छोटी आयु में मेरे गांव के अंदर भी एक अच्छी लाइब्रेरी थी, गायकवाड़ जी ने बनाई हुई थी। कोई भी मुझे मिलना चाहता था, खोजना चाहता था, तो मैं ज्यादातर लाइब्रेरी में मिलता था। और लाइब्रेरी के जो व्यवस्थापक थे वो भी मुझसे बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि 5 बजे को बंद करने का समय है, तो 5 बजे के 1 मिनट के बाद में बाहर निकलता था, तो वो उनको अगर 2 मिनट पहले ही बंद करना होता तो कर नहीं पाते थे। उसी के नाते मुझे अभी भी याद रखते हैं। वो अभी तो बहुत वयोवृद्ध हो गए, लेकिन अभी भी वो याद रखते हैं। और विवेकानंद जी को मैं बहुत पढ़ता रहता था। हमेशा से स्वामी विवेकानंद नरेंद्र मोदी के आदर्श रहे हैं। संयोग देखिए, विवेकानंद का असली नाम भी नरेंद्र ही है। नरेंद्र मोदी तो स्वामी विवेकानंद के इतने मुरीद हो गए कि एक दिन घर बार छोड़कर निकल गए। पढ़ाई अधूरी छूट गई। तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल ही थी। बाद में मैं घर बार छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। जिस उम्र में कोई किशोर अपनी भावी जिंदगी के रंगीन सपने देखता था, उस उम्र में नरेंद्र मोदी ने अनोखी डगर पकड़ ली। घर से निकले तो सीधे हिमालय की राह पकड़ ली। घर में किसी को भी कुछ पता नहीं था कि नरेंद्र आखिर गए कहां। मैं लंबे अरसे तक हिमालय में रहता था। अपनी मन की कुछ और आशा आकांक्षा अभी भी हैं। फिर पता नहीं क्यों वहां से कहीं और चले गए, और फिर सही सामाजिक काम में लग गए, और भटकते भटकते पता नहीं कहां पहुंचा दिया। लेकिन पता नहीं, वो ऐसी है कथा लंबी। लेकिन विवेकानंद जी का मेरे मन पर बहुत प्रभाव रहा होगा, ऐसा कभी कभी मुझे लगता है। अपनों के बीच जब नरेंद्र मोदी होते हैं तो बातें कहां से कहां पहुंच जाती हैं। कसक सामने आ जाती है, मलाल जुबान पर आ जाता है। नरेंद्र मोदी ने स्कूल कॉलेज में ज्यादा वक्त नहीं दिया, लेकिन स्वाध्याय जमकर किया है। और अब उनकी व्यस्तता का आलम ऐसा है कि पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। ये मलाल भी मोदी अपने ही अंदाज में बताते हैं। मुझे जो किताबें पसंद थी वो शायद आपको पसंद हो या न हो, ये भी एक सवाल है कि मैं उस दुनिया में बहुत रहा हूं जहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वरना औरों के कपड़ों कौन पहनेगा। आप वहां चले जाएंगे, औरों के कपड़ों का क्या होगा। इसलिए आप उस चक्कर में मत पड़िए, और बाकी जिससे आनंद मिले, ज्यादा दिमाग खपाना न पड़े। किताब पढ़ते हो और बच्चा आ जाए तो बंद करके बच्चे से बात करने में उतना ही आनंद आ जाए। किताब पढ़ते हो और बीबी कहें कि पानी गर्म हो गया उठो, और आप किताब छोड़ो नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। वहां ठीक है, चलो पानी गर्म हो गया छोड़ दो।
तो ऐसी किताब पढ़ते रहिए, इतना ही कहूंगा मैं, और क्या। बहुत ही, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए क्या होता है, किताब स्वयं एक बोझ बन जाती है। बोझ न बन जाए, ऐसे ही हल्का फुल्का अगर रहता है तो ठीक रहेगा। मैं स्वयं पढ़ता था, लेकिन इन दिनों पढ़ नहीं पाता, ये मुझे बहुत कमी महसूस होती है। बहुत दिन हो गए, कोई पूरी किताब तो पढ़ ही नहीं पाया, देख लेता हूं। नरेंद्र मोदी बरसों से खबरों में रहे, उनके पक्ष में हो या विरोध में अक्सर वो सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन अगर मोदी की माने तो वो खुद कभी अखबार नहीं पढ़ते, और अखबार में पढ़ता नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, जीवन जीने की जड़ी बूटी क्या, मेरी ये जड़ी बूटी है। और इसी कारण मस्ती से रहता हूं, किसी को कुछ जवाब भी देने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। निजानंद में जीता हूं, एक मस्ती है। नरेंद्र मोदी के संघर्षों ने ही उन्हें इतना मजबूत बनाया है। उनकी मेहनत के अभ्यास ने उन्हें कभी थकने नहीं दिया, तभी तो वो खुद को मजदूर नंबर 1 कहते हैं। परिश्रम करने की मेरी जो प्रतिबद्धता है, परिश्रम करने की मेरी जो पराकाष्ठा है, इसमें इस देश में किसी को शक है क्या? किसी को शक है क्या? हम तो मजदूर नंबर 1 है भाई। दशकों से नरेंद्र मोदी सियासत की दुनिया में है, सत्ता की राजनीति में है, राजनीति ओरते बिछाते हैं, लेकिन वो एक इंसान भी है। कभी कहीं अपनों के बीच होते हैं, जहां सियासत से हटकर माहौल हो तो वहां वो अलग रंग में होते हैं। जिंदगी के तमाम राजों से पर्दा बखूबी हटाते हैं। आज तक ब्यूरो। जब भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी तो उनकी ऊर्जा देखते ही बनती है। वो जब बोलते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठता है। लेकिन मोदी जब महफिल में होते हैं तो एक शासक और जनता का भेद पूरी तरह मिट जाता है। मोदी जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो लोगों के साथ उनकी खास जुगलबंदी दिखाई देती है और सभी वाह वाह कह उठते हैं। जिस जिंदगी में संघर्ष की कहानी है, उसका हर पड़ाव ही एक अफसाना है। हर मोड़ पर एक कहानी है। नरेंद्र मोदी की जिंदगी भी कहानियों से भरी पड़ी है। जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो मैं उनके पास गया था ये प्रार्थना करने के लिए कि अटल जी आप 11 अशोका रोड पर आइए। तो जैसा उनका कार्यशैली थी, वो काफी देर तक मेरे सामने देखते रह गए। तो बोले क्या जरूरत है? तो मैंने कहा था अटल जी तो 11 अशोका रोड पर बहुत बार आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पहली बार आएगा। और मुझे याद है कि मैं और बापू आप्टे उस समय ये कुर्सियां लगाते थे, ये सारी सजावट करते थे कि अटल जी आने वाले हैं। मोदी के कहानी सुनाने का अंदाज भी मंझे हुए किस्सा गौ की तरह ही है। लेकिन मेरे बड़ौदा के भाइयों बहनों, अब आपने मोदी को बड़ौदा का नहीं रहने दिया, देश का बना दिया। हंसी मजाक ठहाकों की बरसात होती है। ऐसी ही एक महफिल में किसी ने सवाल पूछ दिया इनकम टैक्स पर। मोदी ने वहां भी ठहाकों की छड़ी लगा दी। सोच रहा था कि मैं दोस्तों के बीच आया हूं,
आप मुझे धक्का मार करके सरकार में भेज दिए। क्या आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तब चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या काम होता है, ऑडिट कैसे होता है, ये देखते ये बातें करते क्या? विड्रॉ। हम सोच रहे थे ऐसे गप्पे मारेंगे, जरा हंसी मजाक कर लेंगे, सबको अपनी एक नया परिचय हो जाएगा। भैया ये सरकार वरकार का बाबा, कुछ बातें ठीक है कभी कर लेते हैं, लेकिन ठीक है इंसान का स्वभाव है यार, मौका मिले तो ट्रेन में भी कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाए तो तुरंत दिखा देता है। अरे यार वो जा रहा है, अपने सफर पे जा रहा है, उसकी बहन निभा रहा है, तो खड़े हो जाते हो। नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने अपना प्रधानमंत्री चुना है, क्योंकि चुनावी मैदान में सिर्फ मोदी ही थे जिन्हें किसी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर रखा था। जब तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ था, तब तक मोदी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा को लेकर सवालों को टालते रहते थे। ऐसा ही सवाल एक महिला ने पूछ लिया। मेरा एक सपना है कि मैं आपको पीएम की कुर्सी पे बैठा हुआ देखूं, वो मैं कब देख पाऊंगी, वो आप मुझे जरा बताइए। ऐसा है मेरी पार्टी में बीजेपी जिसको ज्वाइन करनी होती है तो उसके लिए कहते हैं प्राइमरी मेंबर। आई एम पीएम। और मैं सीएम की मेरी डेफिनेशन अलग है। मैं हमेशा कहता हूं सीएम का मेरा अर्थ है कॉमन मैन। तो मैं परमानेंट सीएम हूं और जिस दिन बीजेपी में आया हूं तब से पीएम हूं। आपकी सीमाओं के परे चला गया सीमा जी। प्रधानमंत्री बनने को लेकर पूछे गए सवालों पर ऐसे जवाबों का ये सिलसिला तो बहुत पुराना है। 20 दिसंबर 2012 को जब गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत की हैट्रिक दिलवाई, तब भी जनता मोदी को दिल्ली भेजने की बात कहते हुए नारे लगाने लगी थी। नरेंद्र मोदी अनोखे वक्ता हैं। बोलने, कहानी सुनाने में अटल बिहारी वाजपेयी की छाप उन पर साफ दिखाई पड़ती है। मंच हो या महफिल, मोदी जानते हैं कि कैसे दिलों पर छाया जाता है। लेकिन आप बुलाया करिए, इतना थोड़ा तय कर लीजिए कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उसके बाद बुलाएंगे क्या? सच में सबसे बड़ा खतरा यही है, क्योंकि मैं पहले अहमदाबाद में था साहब, कोई नहीं बुलाता मुझे। पास के लिए प्रवीण छाजर के पास 25 लोगों को भेजना पड़ता है, यार पास तो दिलवाओ। उसने खुद ने बता दिया, अच्छा किया उसने। नरेंद्र मोदी के बारे में मशहूर है कि वो बड़े ही कम खर्च इंसान हैं। 1 रुपए में 4 अठन्नी निकालने की कोशिशें करते हैं। एक बार गुजरात के व्यापारियों के बीच पहुंचे, बातें हुई, हंसी मजाक में ही मोदी ने उनसे गुजरात की भलाई के लिए मदद मांग ली। तो थोड़ी मदद करना भैया। अब मैं इतना वादा करता हूं, सरकार को जो देंगे आप, उसका पाई पाई का हिसाब दूंगा। आपकी आई हुई एक एक पाई का खर्चा जनता की भलाई के लिए होगा, इसका वादा मैं करता हूं, इसका वादा करता हूं। लेकिन कोई बच के निकले वो तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है साहब, मुझे नींद नहीं आता, वो नहीं होता। नरेंद्र मोदी के भीतर एक गंभीर राजनेता बसता है, तो वहीं भीतर ही कहीं एक ऐसा इंसान भी है जो हंसने हंसाने का भी महारथी है। जब मंच या महफिल सियासी न हो तो मोदी का यह अंदाज बरबस सामने आ ही जाता है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने वाले नरेंद्र मोदी का जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा है, ये सभी जानते हैं। घर की माली हालत खराब थी, पैसे के अभाव में ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, लेकिन उनके मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा था और वो तमाम मुश्किलों और बाधाओं को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। नरेंद्र मोदी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां 2 जून की रोटी की दिक्कतें थी, पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं हो पाई। लेकिन तब किसने सोचा था कि गुदड़ी का ये लाल एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा।
देश की करोड़ों जनता उसे सिर आंखों पर बिठाएगी। मोदी ने अपनी राह खुद बनाई, अपनी मंजिल खुद तय की। जब भी किसी के करियर की बात आती है, नरेंद्र मोदी लोगों से अपील करते हैं कि बच्चों पर अपनी उम्मीदों का बोझ मत डालो। मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, जो दूसरे सब स्टेट के बच्चे इतने आगे रहते हैं, हमारे गुजरात के बच्चे क्यों इतने आगे भी नहीं आते हैं, ना कहीं बाहर उनको बहुत अच्छी जगह में एडमिशन मिलते हैं। तो ये जो इतना लो स्टैंडर्ड है अपनी स्टडी का, इसमें आप मुझे लगता है आपको कुछ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मदद हम लोग ये बात सही है कि एक कंपटीशन का एरा है। हर माँ बाप के अधूरे सपने समस्या की जड़ है। बात समझ में आ रही है? नहीं, 2 फीट 3 फीट ऊपर चढ़िए। मैं फिर से बोलता हूं, मैं हर माँ बाप के अधूरे सपने समस्या की जड़ है। जिन माँ बाप ने खुद ने डॉक्टर बनना सोचा, बन नहीं पाए, जिस बाप ने पायलट बनना सोचा, बन नहीं पाया, अब वो सारे सपने अपने बेटे में साकार करने के लिए उसके पीछे लगा रहता है। नहीं, तुझे इंजीनियर बनना पड़ेगा, तुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा। वो बेचारा 10वीं में नापास हो रहा है, तुझे लगे रहते हैं। तो एक तो समस्या की जड़ ये। नरेंद्र मोदी एक अच्छे काउंसलर की तरह अभिभावकों को समझाते हैं कि बच्चों को उनकी राह खुद तय करने दें। मिसाल भी देते हैं कि कैसे गुजरात के लोगों ने देश विदेश में अपनी धरती का नाम रोशन किया। इसी धरती से पढ़े लिखे लोग विश्व के अनेक देशों में बहुत ही अच्छे स्थान पर वहां के लोगों की सेवा कर रहे हैं और शायद आर्थिक उपार्जन में भी पहले 10 के क्रमांक में लोग बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ व्यवस्थाओं में दम है। इसका मतलब ये नहीं सुधार के लिए अवकाश नहीं है। अगर सुधार के लिए अवकाश न होता तो ज्योतिष भाई मुझे वो नाव का पकड़ा देते। सबसे बड़ी नजीर तो नरेंद्र मोदी खुद ही है। अपना रास्ता और अपनी मंजिल मोदी ने खुद ही तय की। जहां से वो चले थे वहां तो आंखों में ख्वाब ही नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न हो। नरेंद्र मोदी वर्तमान में जीते हैं तो भविष्य के सपने भी देखते हैं। हालांकि कई बार भूत उनका पीछा नहीं छोड़ता, फिर भी तो लोगों से यही कहते हैं कि जिंदगी की मंजिल भले ही दूर हो, लेकिन जीना तो आज में ही चाहिए। ये बहुत अजय सवाल है यार। मेरा आज का मिशन ही मैं बता सकता हूं कि रात को जल्द से जल्द यहां से गांधीनगर चला जाऊंगा और कोशिश ये करूंगा कि रात को कम से कम 3-4 घंटे सोने का अवसर मिल जाए। दूसरा क्या सवाल था? आदर्श। ये बड़ा मुश्किल है। अब कहीं मारपीट हो जाए और मैं कहूं मेरा आदर्श विवेकानंद जी, तो क्या काम आएंगे? वहां मैं कहता हूं हनुमान जी मेरा आदर्श है। अपना काम चल जाए भाई। नरेंद्र मोदी अक्सर सवालों के घेरे में रहते हैं। कभी उनके अपने प्यार से पूछते हैं तो कभी उनके विरोधी उनसे अपने सवालों के जवाब मांगते हैं। ये मोदी का ही दम है कि वो दोनों तरह के लोगों को जवाब देना बखूबी जानते हैं। आज तक ब्यूरो। 9 साल की उम्र थी जब मोदी आरएसएस से जुड़े थे। संघ की विचारधारा की घुट्टी पी पी कर बड़े हुए हैं मोदी। यही वजह है कि कुछ लोग उन्हें अब भी कट्टर सोच वाला नेता मानते हैं, लेकिन अपने आलोचकों को मोदी ये कहकर जवाब देते हैं कि उन्हें आरएसएस की विचारधारा को समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर के बेहद साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उन्हें असाधारण व्यक्तित्व बनाने में आरएसएस की बड़ी भूमिका रही। 9 साल की उम्र से ही उन्होंने शाखाओं में जाना शुरू कर दिया था।
जब हिमालय की यात्रा से लौटे तो खुद को जैसे आरएसएस के हवाले कर दिया। वहीं पर मोदी ने सीखा जिंदगी और सियासत का एक एक मंत्र, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब ज्योतिपुंज में किया है। जब आप पढ़ें तो उस लेखक की तरफ मत देखना, उस लिखने वाले को भूल करके पढ़ना, उन तपस्वियों को याद करना और संघ जीवन में कैसे कैसे कष्ट उठा करके इस महान परंपरा को, इस संघ गंगा को कैसे चलाया गया है, कितने संयम बरते गए हैं, कितने कष्ट उठाए गए हैं, कितनी व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। एक प्रकार से लीडरशिप ट्रेनिंग का ये भारतीय मॉडल है मित्रों, जहां उत्तम नेतृत्व समाज को देने का सामर्थ्य इस परंपरा में है। और मेरा सौभाग्य है इस परंपरा में मैं पला बड़ा हूं। नरेंद्र मोदी जब आरएसएस की बातें करते हैं तो उनके साथ बीते वक्त की परछाइयां होती हैं, जीवन दर्शन होता है, जीवन धारा पर चलने का संकल्प होता है। ये सही है कि पूरी संघ व्यवस्था में समाज के भीतर से आए हुए सामान्य लोग हैं। विशेषता ये नहीं है कि लोग सामान्य हैं कि असामान्य हैं, विशेषता ये है कि ये सामान्य लोगों ने असामान्य काम करके दिखाया है। और जिनको सामान्य नजरों से देख सकते हैं, ऐसे लोगों ने असामान्य काम किया है। मित्रों, इस सारी किताब को पढ़ने से संघ विषय में जो इतने भ्रम है, उन भ्रम का निरसन पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। बहुत से ख्याल ऐसे हैं कि संघ यानी ये, संघ यानी वो, संघ यानी दिखना, बहुत सी बातें मैंने इसमें उल्लेख किया है। संघ के लोग यानी मीडियोकर, कोई बड़े प्रभावी लोग नहीं होते। मित्र, इस किताब को पढ़ने से अंदाज आएगा कि अपने आप को खपा देने वाले लोग कितने ऊंचे थे। एक जीवन भर मित्रों, यानी एक जीवन एक लक्ष्य। नरेंद्र मोदी का ये भाषण उस वक्त का है जब उनकी किताब ज्योतिपुंज का विमोचन हो रहा था और मंच पर संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मोदी ने जयप्रकाश नारायण का एक प्रसंग भी सुनाया। जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संबंध आया तो संघ की बैठकों में एक परंपरा रहती है, जब परिचय करते हैं तो वो अपना संघायु बताता है कि मेरा संघायु 30 साल, मेरा संघायु 25 साल, मेरा संघायु 20 साल। तो जयप्रकाश नारायण जी एक बार संघ की बैठक में आए, बातचीत हो रही थी, तो जयप्रकाश जी जब सुनने लगे, भैया क्या बोल रहे हो आप लोग संघायु, तो उनको समझाया गया कि जो बताता है मेरा संघायु 30 साल, मतलब 30 साल से ये काम कर रहा है। और तब जयप्रकाश जी ने उस बैठक में कहा था कि आमतौर पर व्यक्ति 5 साल 7 साल में नए नए किसी न किसी कार्य से जुड़ता हुआ अपने आप रास्ता बनाता रहता है। ये बहुत बड़े आनंद का विषय है कि एक ही विचार, एक ही कार्य, एक ही कार्य पद्धति के लिए 30-30 साल तक, 40-40 साल तक लोग खपे रहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बतौर आरएसएस प्रचारक नरेंद्र मोदी ने लंबी पारी खेली है। आरएसएस की पाठशाला में बचपन में दाखिल हुए, वहीं जवान हुए और वहीं से बीजेपी की राजनीति में आए। मित्रों, यहां जितने जीवन है, और मेरा सौभाग्य रहा है कि परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी को छोड़ करके जितने यहां चेहरे आप देख रहे हैं, इन सब की उंगली पकड़ करके चलने का मुझे सौभाग्य मिला है। यहां पर 2 पीढ़ी हैं। मोहनराव जी भागवत हैं, तो पीछे जो एक चित्र है उनके पिताजी मधुकर राव जी भागवत का है। वे गुजरात में प्रांत प्रचारक के नाते काम करते थे। और मैं तो कभी दावा करता हूं कि जितना प्रेम मोहनराव जी को मधुकर जी ने दिया है, उतना ही प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसे जीवनों के साथ जीने का अवसर मिला, और तब जाकर के मन करता था कि इन सब जीवनों को मैं बार बार स्मरण करूं, ताकि मुझे नई प्रेरणा मिले, मुझे नया उत्साह मिले, और उसमें से जाकर के इस ज्योतिपुंज की रचना हुई है। नरेंद्र मोदी मूलतः आरएसएस के सिपाही हैं। खुद पर अनुशासन की शिक्षा उन्हें आरएसएस से ही मिली है। मोदी ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे सोते हैं। रात में चाहे जब भी सोएं, सुबह 5:30 बजे जरूर उठ जाते हैं।
मोदी के विरोधी कहते हैं कि आरएसएस में रहकर मोदी कट्टर बन गए। मोदी मानना है कि आरएसएस में उन्होंने अनुशासन सीखा, संस्कार सीखा। आज तक ब्यूरो। मोदी की कहानी, मोदी की जुबानी। मित्रों, सुनो मेरी कहानी। मोदी संघ की पाठशाला से निकले हैं और यही वजह है कि उनके मन में कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। मोदी कई बार कश्मीरी पंडितों के पलायन का भी मुद्दा उठा चुके हैं। जब भी कश्मीर की बात होती है तो मोदी को श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के दिन याद आ जाते हैं। इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, हिंदुस्तान सबसे पहले। राष्ट्रवाद नरेंद्र मोदी को आरएसएस की पाठशाला में घुटनी में पिलाया गया है। कश्मीर में आतंकवाद कहीं नश्तर की तरह चुभता है। उससे ज्यादा कसक उस बात की भी है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की धरती छोड़नी पड़ी। ये सवाल नरेंद्र मोदी के सामने आया कि गुजरात में क्यों न कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया जाए। नरेंद्र मोदी ने इस सवाल का जो जवाब दिया वो इस मसले पर उनके मजबूत इरादे को भी बताता है। उनको बेचारे कहना ठीक नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता उनको बेचारे। पूरा देश उनके साथ है, देश उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक उनके लिए करने का सवाल है, भूतकालीन किसी भी सरकार ने जो किया है उससे सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी को उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। तीसरी बात आई, क्यों न हम यहां करें। मैं चाहूंगा ऐसा होने नहीं देना चाहिए। हमें कोशिशें करनी चाहिए। उसी कश्मीर की धरती पर, उनकी छाती पर हमारे लोग बैठने चाहिए। ये भाग जाना, कहीं और जाके बस जाना, वही तो चाहते हैं वो लोग। उससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूं। हो सकता है किसी ने सोचा था क्या पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त हो सकता है। नरेंद्र मोदी को इसी प्रसंग में वो दिन भी याद आ गए जब वो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे। आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे कि हम देखते हैं कि श्रीनगर के लाल चौक में कौन आकर के हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराता है। किसने अपनी मां का दूध पिया है जो श्रीनगर के लाल चौक में आकर के तिरंगा झंडा फहराए। ये वाकई उन्होंने पोस्टर लगाए थे और तब मुझे अवसर मिला था, मैं चला था कन्याकुमारी से तिरंगा झंडा लेकर के, और मैंने मेरे भाषण में पूरे देश में कहा था मैं 26 जनवरी को ठीक सुबह 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक में आऊंगा। बुलेट प्रूफ कार में नहीं आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं आऊंगा, बम बंदूक पिस्तौल लेकर के नहीं आऊंगा, सीना तान करके आऊंगा, भारत मां की जय का नाद करते आऊंगा, और श्रीनगर के लाल चौक में 11 बजे फैसला होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नरेंद्र मोदी को बखूबी याद है कि उनका वो मिशन मौत से दो हाथ करने से कुछ कम नहीं था। मुझे ये सौभाग्य मिला था जिस धरती पर श्रीनगर के लाल चौक में हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन जूतों के नीचे रौंद दिया जाता था, उसी धरती पर भारत के स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराने का मुझे अवसर मिला था। और जब मैं झंडा फहरा था तो उन्होंने मिसाइल से दाग किया था। जिस मकान मेरे पीछे था उसको उन्होंने गिरा दिया। जब मैं वापस आया तो मेरे हवाई जहाज पर गोलियां चलाई थी। खैर वो लंबी कथा है, उस समय जो लोग परिचित उनको पता होगा। तो हम वो लोग हैं जो लड़ाई लड़े। कश्मीर की कसक हमेशा नरेंद्र मोदी के दिल में रही है। अपने भाषणों, अपने साक्षात्कारों में कई बार कश्मीर पर दोहरी नीति का जिक्र उनकी जुबान पर गाहे बगाहे आता ही रहा। नरेंद्र मोदी ने देश की तमाम समस्याओं को नजदीक से देखा है, कश्मीर का दर्द नजदीक से देखा है, कश्मीर की समस्या हल करने पर राय भी दी है। वक्त का फेर देखिए, आज मोदी खुद वहां पहुंच गए हैं जहां हर दर्द का इलाज उन्हें खुद ही करना है। आज तक ब्यूरो। आजादी के बाद देश में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसकी मोदी जितनी आलोचना हुई हो, लेकिन मोदी मोदी ठहरे। विरोधियों ने उन पर जब भी हमला बोला वो शांत भाव से सुनते रहे। खुद मोदी की माने तो जीवन में आलोचना जरूरी है। मोदी का कहना है कि शुरू में उन्हें बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन बाद में वो आलोचनाओं के तीर से उबरना सीख गए।
नरेंद्र मोदी ने जिंदगी में कभी बीच का रास्ता नहीं अपनाया। आर या पार का ही उनका हिसाब किताब रहा। यही वजह है कि उनके समर्थक हैं तो कट्टर और उनके विरोधी हैं तो वो भी कट्टर। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों का बुरा नहीं मानते, अपनी आलोचना पर भी मुस्कुराते हैं। यही सलाह वो अपने आसपास के लोगों को भी देते हैं। तय करना होगा कि हमारा कान थूकदानी हो या फूलदानी हो। ज्यादातर हमारी समस्या ये है कि हमने अपने कान को थूकदानी बना दिया है। जो आए जो चाहे अपने कान में थूकी भरता रहता है, गंध भरता रहता है। वो हमारी सोच को पनपाता है। आप कोशिश करो अपने कान को फूलदानी बनाने की। कोई थूकने की कोशिश करता है तो उसको रोक लो, और अगर फूलदानी बनाने की कोशिश करो तो देखिए उसका तो जो होगा होगा, आपका जीवन महक जाएगा। नरेंद्र मोदी ने जिंदगी में कई रंग देखे हैं। अपनी शान में बिछे हुए लोगों को देखा है तो वहीं विरोधियों के फेंके हुए कांटे भी उनकी राहों में आए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की माने तो आलोचक आपका बुरा नहीं करते, आपको नया रास्ता देते हैं। और जैसे माहौल होते हैं फिर जीना सीखना पड़ता है। और तीसरी बात मुझे लगता है हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छा कहा है। भले ही तुलसीदास नोबेल प्राइज विनर में तो नहीं होंगे, लेकिन आज भी हमें नोबेल बनाने की ताकत उनमें है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि भाई निंदक नियर है राखिए है। अगर निंदक नियर है तो बहुत ही अच्छा रहता है भैया, अपन भी ठीक रहते हैं। नरेंद्र मोदी का अपना दर्शन भी आलोचनाओं के बीच से अपना रास्ता तैयार करने का है। खुले दिल से वो आलोचनाओं का स्वागत करते हैं। तो आलोचना होती रहनी चाहिए, आरोप नहीं होना चाहिए। आलोचना आवश्यक है। अगर आलोचना नहीं है तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, व्यक्ति बिगड़ जाएगा। आलोचना बुरी चीज नहीं है। आलोचना जीवन में आवश्यक है, वो जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। लेकिन मनगढ़ंत आरोप है वो समस्या पैदा करते हैं। अगर उतना हम बैलेंस कर लें तो देश का कभी कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल नरेंद्र मोदी का यह दर्शन यूं ही नहीं बना। 2002 गुजरात दंगों के बाद वो आलोचनाओं और सवालों के घेरे में आ गए। मनगढ़ंत आरोप उन पर मढ़े जाने लगे। तब तो नरेंद्र मोदी को भी बड़ी तकलीफ होती थी। रात में नींद नहीं आती थी। माँ दुर्गा को चिट्ठियां लिखा करते थे। सीख कभी अपने से बड़ों से मिलती है, कभी किताबों से मिलती है, अनुभवों से मिलती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख तो खुद उनकी जिंदगी ने ही दी। हर मोड़ पर जिंदगी और मोदी ने एक दूसरे का साथ निभाया। आज तक ब्यूरो। 8 लोगों का परिवार और पेट पालने के लिए पिता के पास चाय की एक छोटी सी दुकान। गरीब घर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी ने बचपन में ही तय कर लिया था कि हालात कैसे भी हों, हार नहीं माननी है। इसे मोदी की इच्छा शक्ति ही कहेंगे कि वो तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए उस मकाम पर पहुंच गए जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। गुजरात के मेहसाणा जिले के छोटे से शहर वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ था नरेंद्र मोदी का जन्म। 5 भाइयों में तीसरे नंबर के बेटे थे नरेंद्र। पिता दामोदर दास की छोटी सी चाय की दुकान थी। छोटे नरेंद्र केतली में चाय लिए मुसाफिरों को बेचा करते थे। मैं चाय बेचते बेचते आया। मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। 5 भाई एक बहन समेत 8 सदस्यों के परिवार के लिए गुजारा भी कभी मुश्किल था। घर चलाने के लिए नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को पड़ोसियों के बर्तन तक साफ करने पड़ते थे। माँ अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करती थी, पानी भरती थी, हमें बड़ा किया। पिता की चाय की दुकान के पास ही बीएन स्कूल था। नरेंद्र मोदी जैसे ही दुकान से छुट्टी पाते स्कूल चले जाते। स्कूल में पढ़ाई से लेकर अभिनय तक में नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं था। उसकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, ऐसा सब लोग बोलते हैं। ये भाषण प्रवचन वक्तव्य देता है, वो अचानक नहीं हुआ। उसके ये बॉर्न ये है, जन्मजात ये लक्षण है उसका। बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता है और बहुत तेजस्वी है
बहुत ओजस्वी है और गुजरात की और देश की लिए क्या बहुत अच्छे से अच्छा हो सके उसकी एक भावना है। बचपन में सिर्फ 9 साल की उम्र में मोदी आरएसएस से जुड़ गए। नौजवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद पता नहीं क्या सूझा, घर बार छोड़कर हिमालय की तरफ रवाना हो गए। नरेंद्र मोदी लौटे तो अहमदाबाद चले गए, अपनी चाय की दुकान खोली, लेकिन आरएसएस से जुड़ाव बढ़ता गया। आरएसएस के प्रचारकों के लिए वो चाय नाश्ता बनाने लगे, झाड़ू पोंछा तक किया। मोदी पर आरएसएस की नजरें थी, उन्हें आभास हो गया था कि नौजवान कुछ कर दिखाएगा। मोदी को आरएसएस के मुख्यालय नागपुर भेजा गया, जहां से ट्रेनिंग के बाद वो एबीवीपी की गुजरात शाखा के प्रभारी बने। नरेंद्र मोदी शुरू से ही मैनेजमेंट में माहिर थे। 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू की तो सारथी बने नरेंद्र मोदी, और फिर जब उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा निकली तो पूरा जिम्मा नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। फिर तो बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता उन्हें जानने लगा। मोदी का यही मैनेजमेंट देखकर 2001 में उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा था। मोदी संगठन की राजनीति से सत्ता की राजनीति में पहुंचे थे, फिर तो सत्ता उनसे चिपक कर रह गई। आज तक ब्यूरो।